नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी पर इको टॉक में सुने सप्ताह भर के देश और दुनिया के आर्थिक समाचार। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि आर्थिक सुधारों एवं टीकाकरण की तीव्र गति के कारण वित्त वर्ष 2022-23 से आर्थिक विकास दर 6.5 से 7% हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल के एवज में राज्य सरकारों को 75,000 करोड़ देने की घोषणा की है। ऐसा वित्तीय वर्ष 2020-21 के निर्धारित की गई नीति के आधार पर किया गया है। गूगल ने अपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए भारत में अपना दूसरा सेंट्रल ऑफ डाटा क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। यह गूगल का देश में दूसरा सबसे बड़ा और एशिया पैसिफिक का 10वां सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आरबीआई ने एनबीएफसी को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और 10 अन्य उधारदाताओं पर जुर्माना लगाया है। इसरो ने कहा है कि इसने गगनयान कार्यक्रम के लिए आवश्यक लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। गगनयान कार्यक्रम देश का पहला स्पेस मैन्ड मिशन है। पिछले 2 एपिसोडों में हमने प्रत्यक्ष कर के विभिन्न पहलुओं को जाना और समझा। आज इको टॉक के 6ठे एपिसोड में चर्चा अप्रत्यक्ष कर अथवा इनडायरेक्ट टैक्स की करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ऐसा कर है जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंचता है। राज्य में खपत, आयात, निर्यात और उत्पादन इत्यादि पर जो कर लगाया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर है। इस कर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक स्थानांतरणीय कर है। तात्पर्य यह है कि यह कर जिस व्यक्ति पर अधिरोपित किया जाता है वह इसके भार को किसी अन्य पर स्थानांतरित कर सकता है। यही कारण है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनी कुल आमदनी का 15 से 25% का योगदान अप्रत्यक्ष कर में होता है। यह तथ्य 2 बातें स्पष्ट करता है। पहला, यह सिद्ध करता है कि एक गरीब व्यक्ति भी देश के राजस्व में अपने उपभोग के अनुरूप योगदान करता है। और दूसरा, चूंकि अप्रत्यक्ष कर गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है, इसलिए एक लोक कल्याणकारी राज्य में इसे बढ़ाया जाना अंतिम विकल्प है। जो भी हो, अप्रत्यक्ष कर का कुल राजस्व में योगदान 50% से कुछ ही कम है और कोरोना काल में प्रत्यक्ष कर के संग्रहण में आई कमी से राजस्व में इसके योगदान में बढ़ोतरी हुई है। तो आइए अर्थशास्त्र के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के विभिन्न पहलुओं को अपने विशेषज्ञ श्री एम.ए. हक से जानने और समझने का प्रयास करें। झारखंड विधानसभा के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। लगातार हम लोग टैक्सेशन के संदर्भ में पिछले कई एपिसोड से चर्चा करते आ रहे हैं और इस संदर्भ में हमने आपके साथ डायरेक्ट टैक्सेस के संदर्भ में चर्चा किया। आज हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम अप्रत्यक्ष कर के रूप में कहते हैं और ये किसी व्यक्ति या उसके इनकम पे ना लग करके किसी वस्तु या उसकी सेवाओं पर लगती है। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा हस्तांतरित या ट्रांसफर होते रहती है और ये जिस वस्तु या सेवा पे लगती है वो स्वयं इसका भुगतान नहीं कर जो इसका अंतिम रूप से उपभोग करता है उसके द्वारा इसकी भुगतान की जाती है। इसीलिए हम इसे कंज्यूमर टैक्स भी कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स एक अदृश्य टैक्स होता है जिसके बारे में
किसी को भी सही से जानकारी नहीं होती कि इस पेन के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह से रिग्रेसिव टैक्स होते हैं और इसमें अमीर और गरीब दोनों एक ही दर पर टैक्स का भुगतान करते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि इस पेन पर 2 रुपए का टैक्स लग रहा है तो एक फकीर गरीब भिखारी भी इस पे 2 रुपए का टैक्स देगा, और अगर एक करोड़पति इस पेन को खरीद रहा है तो भी उसे 2 रुपए ही टैक्स दे होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कई बार वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश की सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। भारत में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रूप से लेती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने वाले कुछ प्रमुख कर हैं एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल। ये कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स, वैट, सरचार्ज, सेस, टैक्सेस ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग एंड एंटरटेनमेंट, इन सब पर लेते थे। प्रारंभ में जब सेल टैक्स और एक्साइज टैक्स के रूप में टैक्स कलेक्शन होते थे, तो ऐसे कंडीशंस में जब किसी वस्तु का उत्पाद होता है यानी उसका निर्माण होता है, सपोज कीजिए एक कलम का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और फाइनली जब वो कंज्यूमर के पास सेल होने के लिए गया, कंज्यूमर ने उसे सेल किया, कंज्यूमर के पास सेल हुआ, तो उसे सेल टैक्स देना होता था। यानी आप कह सकते थे कि एक बार इनपुट पर और एक बार आउटपुट पर टैक्स होते थे, बीच के स्टेजेस पे टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे स्थिति में कई बार मध्यवर्ती स्तर पर टैक्सेस नहीं होने के कारण राष्ट्र को नुकसान होते थे। इस प्रक्रिया को दूर करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। वैल्यू एडेड जिसे हम वैट कहते हैं, और भारत में इसे 1 अप्रैल 2005 से सेल टैक्स के स्थान पर लागू किया गया। वैल्यू एडेड टैक्स एक काफी व्यवस्थित टैक्स की व्यवस्था है, जिसमें किसी वस्तु के निर्माण और उसके जितने भी वैल्यू एडेड होते हैं उस पर टैक्स लगता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम इस कलम की बात करते हैं तो इसके रॉ मटेरियल प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक से इस कलम के लिए हमने एक बॉडी बनाया। अब अगर प्लास्टिक का मूल्य 100 रुपये है और इसके बॉडी का दाम 200 रुपये है, तो टैक्स जो है वैल्यू एडेड यानी कि 200 माइनस 100 पे लगता है। इसी प्रकार से जब ये पेन पूरी तरह से बन करके होलसेलर के पास गई और सपोज कीजिए कि इसका दाम 400 रुपये हो गया, तो 200 में से हमने टैक्स पहले दे रखा है, इसलिए 400 में से 200 हम घटा करके इस पे टैक्स देते हैं। इसी प्रकार होलसेलर रिटेलर को बेचता है और उसमें जितना वैल्यू ऐड होता है उस पे उसको टैक्स दे होते हैं। मैं इस चीज को आपको विस्तार से बताऊंगा आगे, जब मैं आपके साथ जीएसटी पर चर्चा करूंगा। वैल्यू एडेड टैक्स में भी कई प्रकार की कमियां रही। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स के बैलेंसिंग, इन सब की कमियां रही। तथा इस संदर्भ को किस प्रकार से दूर किया जाए, तो एक नए टैक्सेशन व्यवस्था पर प्रारंभ से बात की जा रही थी, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जानते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत या प्रारंभ हम भारत में कह सकते हैं। प्रारंभिक दौर में इसका चिंतन 1986 में राजीव गांधी की सरकार के वित्त मंत्री वीपी सिंह के द्वारा किया गया, जिन्होंने मॉड वैट शब्द का उपयोग किया, परंतु वो लागू नहीं हो पाई।
1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने बंगाल के वित्त मंत्री, वेस्ट बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता के नेतृत्व में एक समिति का निर्माण किया, जिसमें विमन जलान और सी रंगराजन सम्मिलित हुए। इन्होंने जीएसटी का एक मॉडल तैयार किया और इस मॉडल पर विचार करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया। विजय केलकर समिति ने 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे 12th फाइनेंस कमीशन, जो 2005 से 2010 के बीच में अपने कार्य कर रहे थे, उसके साथ लागू की जाए। तत्कालिक वित्त मंत्री चिदम्बरम ने इस पर संसद में चर्चा की, परंतु ये व्यापक रूप से आगे बढ़ने में सफल नहीं रही। 2011 में जब असीम दास गुप्ता वेस्ट बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्य को समाप्त करते हैं, उस समय जीएसटी पर उन्होंने लगभग 80% काम को संपन्न कर चुके थे। इसीलिए भारत सरकार ने मार्च 2011 को 115 संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया और जीएसटी को लाने का प्रयास किया, परंतु उस समय तत्कालिक गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया और इस प्रकार से यह संविधान संशोधन आगे बढ़ नहीं पाया। जब प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी बने और तब उन्होंने मई 2016 में लोकसभा में इसे बिल को प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने इसे पारित किया और 18 राज्यों के विधानसभा ने इसे साधारण बहुमत के साथ पारित कर दिया। इस प्रकार 101 यानी 101 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को लागू किया गया और इसके अंतर्गत स्टेट और सेंट्रल के इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाहित कर दिया गया। 2017 में भारत अपने स्वतंत्रता के 70 वर्ष गांठ मना रहा था, तो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे 1 जुलाई के रात्रि 12 बजे संसद का विशेष अधिवेशन बुला करके इसे लॉन्च किया और इसे कर क्रांति का नाम दिया। इसके अंतर्गत स्टेट के और सेंट्रल के कई टैक्सेस जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल, सेल टैक्स स्टेट, वैट, सरचार्ज, सेस, टैक्सेस ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, एडवर्टीजमेंट एंड इंटरटेनमेंट को समाहित कर दिया गया और इसे एक सम्मिलित रूप से नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 246A को शामिल किया गया और इसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 5 मूल रूप से कानून बने और ये 5 कानून थे जीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसी प्रकार से इस जीएसटी के अंतर्गत मूल रूप से 5 दरों को शामिल किया गया। 0%, अधिकतम कृषि से उत्पाद 0% के स्लैब में रखा गया। कृषि में यदि कुछ वैल्यू एडेड होते हैं तो उसे 5% के स्लैब में रखा गया, तो इसकी दूसरी स्लैब 5% है, इसकी तीसरी स्लैब 12%, इसकी चौथी स्लैब 18% और इसकी 5वीं स्लैब जो है वो 28% है। इसके साथ साथ 2 विशेष प्रकार के स्लैब भी इसमें रखे गए, जिसमें गोल्ड यानी सोना पर 3% जीएसटी दे होता है और रफ स्टोन यानी खुरदरे पत्थरों पर 0.25% जीएसटी दे। जीएसटी से बाहर रखे गए कुछ महत्वपूर्ण
चीज़ें हैं जिनमें पेट्रोलियम एंड डीजल, दूसरे अल्कोहल शराब, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 को जीएसटी से बाहर रखा गया। जीएसटी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि जो भी टैक्सेस इम्पोज होंगे, जो भी टैक्सेस लगेंगे, उसका 50-50 रेशियो सेंट्रल और स्टेट को वितरित कर दिया जाएगा। यदि किसी वस्तु या सेवा पर 18% का जीएसटी लगता है तो इस पर 9% सेंट्रल ले लेते हैं और 9% जिस स्टेट में यह वस्तु या सेवा लिए जा रहे हैं उसे दे दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रावधान किया गया है। इंटीग्रेटेड जीएसटी का सामान्य अर्थ यह होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी वस्तु या सेवा का प्रसार हो तो ऐसे स्थिति में इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि इस पेन का निर्माण पंजाब में होता है और ये उत्तर प्रदेश में जाकर के बिकता है, तब ऐसे स्थिति में इस पे इंटीग्रेटेड जीएसटी उत्तर प्रदेश में लगेगी। और अगर इसका रेट 18% है तो इसमें 9% सेंट्रल के पास जाएगा और 9% स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के पास जाएगा। इसके अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया है कि जहाँ पर ये पेन बन रहा होगा वहाँ पर लोगों को रोजगार मिली और साथ ही साथ इसमें कई स्तर पर टैक्स लगे होंगे जिससे कि उनको फायदा मिला होगा। अगर कोई वस्तु एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो उसे ई वे बिल को जनरेट करना पड़ता है। ये तब लागू होता है जब किसी वस्तु का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक होता है तो फिर ऐसे स्थिति में उसे ये चालान देना पड़ता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के कलेक्शन और उससे संबंधित समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं। जीएसटी एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स प्रणाली है और इसकी टेक्निक वैट से लिया गया है, लेकिन वैट और जीएसटी में एक व्यापक मूलभूत अंतर है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको समझाने के लिए आपको ये कहें कि अगर सपोज कीजिए कि एक कपास किसी के पास है 200 रुपये का, उसने इसे लाभ के साथ किसी दूसरे व्यक्ति बी को बेचता है 300 रुपये में, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड इस कपास में 100 हो रहा है, यानी 300 रुपये माइनस 200 रुपये, दैट इज कॉल्ड 100 रुपीज़। तो वैल्यू एडेड टैक्स अगर 10% की दर से लगता है तो यहाँ पर 100 रुपये के ऊपर लगेगा क्योंकि 100 रुपये वैल्यू एडेड हुए। फिर अगर मान लीजिए कि बी व्यक्ति इसे कपड़ा मिल के पास बेचता है और कपड़ा मिल इसे 600 रुपये के पास इसके पास आता है, तो ऐसे स्थिति में वैल्यू एडेड हो गया 600 माइनस 300, दैट इज कॉल्ड 300, और उस पर 10% का चार्ज, दैट इज कॉल्ड 30 रुपये। इसी प्रकार से यदि कपड़ा किसी शर्ट का निर्माण करके कंज्यूमर को बेचता है, किसी व्यक्ति को बेचता है और उसकी कीमत होती है 1000 रुपीज़, तो 600 रुपये तक तो टैक्स दिया जा चुका है। तो ऐसे स्थिति में जो रेस्ट बच रहे हैं यानी 100 माइनस 600, दैट इज कॉल्ड 400 रुपये। अब वैट लगता है उस पर 10%, दैट इज 40 रुपये। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि वैल्यू एडेड होता जाता है वैसे वैसे इस पर टैक्स लगता है, पिछले वाले पे टैक्स नहीं लगता। जीएसटी को भी इसी कॉन्सेप्ट और इसी टेक्निक के साथ लाया गया, लेकिन इसमें कुछ अलग है वैट से, उसे समझना जरूरी है। यदि हम किसी वस्तु का कीमत 200 रुपये या उससे कम होती है तो ऐसे स्थिति में इनवॉइस जारी नहीं होता, लेकिन अगर 200 रुपये और उससे अधिक का होता है तो इनवॉइस जारी होता है। अगर हम इसे समझने के क्रम में यह समझें कि अगर ये किसी के पास कपास 200 रुपये का है तो उसे एक अपना इनवॉइस जारी करना पड़ेगा, और जब वो बी यानी दूसरे व्यक्ति को देता है जो इससे सूत का निर्माण कर रहा है,
अब सूद का निर्माण करने के बाद उस व्यक्ति के पास इस पूरे का कॉस्ट हो जाता है 300 रुपये लाभ लेकर के। तो जो पहला व्यक्ति है, जो 200 रुपये वाला व्यक्ति है, वो भी 10% के दर से टैक्स दे रहा है। यानी वो 10% के दर से अगर टैक्स देगा तो 20 रुपये टैक्स दिया। जो बी, जिसके पास 300 रुपये का सामान आ गया सूद बनाने के लिए, उसे भी 10% के हिसाब से देना पड़ रहा है, तो उसे भी 30 रुपये देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक बात इसको समझना होगा कि 200 रुपये पर तो टैक्स दिया जा चुका है। तब ऐसे स्थिति में अगर ए ने अपना ई बिल जमा कर दिया तो बी को 20 रुपीज़ जो उसने एक्स्ट्रा दिया था वो उसे मिल जाएगा। और अगर ए ने जमा नहीं किया तो ऐसे स्थिति में बी भुक्तभोगी है और वो 30 रुपये टैक्स दे रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर सूद वाले ने इसे कपड़े वाले को बेच दिया, कपड़ा बनाने वाले को, और उसकी कीमत 60 रुपये होती है, तो अब ऐसे स्थिति में जो कपड़ा बनाने वाला है वो इस पर 10% की दर से 60 रुपये टैक्स देगा। यदि बी ने अपना ई बिल जमा कर दिया है 30 रुपये, तो ऐसे स्थिति में जो कपड़ा बनाने वाले व्यक्ति जिसके पास 60 रुपये ने टैक्स जमा किए हैं, उसके अकाउंट में 30 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यदि कपड़ा बनाने वाला कमीज बनाता है और वो 100 रुपये में बेचता है, तो कमीज वाला 100,000 रुपीज़ पर 10% का टैक्स यानी 100 रुपीज़ देगा। अगर सी ने अपना ई बिल जमा कर दिया है 60 रुपये, तो ऐसे स्थिति में फिर ये 60 रुपये उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे और वो मात्र 40 रुपये टैक्स देगा। तो इसमें एक जटिलता यह है कि हर अगला व्यक्ति अपने पिछले व्यक्ति के द्वारा जमा किए गए टैक्स पर निगरानी रखता है। अगर पिछला व्यक्ति ने टैक्स जमा नहीं किया तो उसे फुल टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ई बिल को जमा करने के लिए जो नियम रखे गए हैं वो प्रत्येक मंथ 11 तारीख तक आपको अपना पिछले मंथ का ई बिल जमा कर देना है। अगर आपने नहीं किया तो ऐसे स्थिति में आपको 10,000 रुपये का फाइन या आपके जो पूरे बिल का है 10% फाइन देना होगा। जो पिछला जमा करते हैं उसे हम इनपुट क्रेडिट कहते हैं। अगर उसने पिछला जमा करके रखा है, इनपुट क्रेडिट करके रखा है, तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो नहीं किया तो ऐसे स्थिति में वो बिल आपको खुद देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और इसके तहत जो है कई बार एक जो व्यापारी होता है उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है क्योंकि पिछले वाले ने अपने टैक्स को जमा नहीं किया। इसलिए उसकी पूंजी में कमी आती है क्योंकि वह पूंजी टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा होता है। भारत के जीएसटी के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट 2018 में कहा कि ये दुनिया में 115 देश जहां जीएसटी लागू है उसमें सेकंड सबसे ज़्यादा जटिल टैक्सेशन सिस्टम है। इस टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है और इसके लिए आर्टिकल 279A का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल के हेड फिनांस मिनिस्टर होते हैं और इसके साथ साथ समस्त राज्यों के वित्त मंत्री और यूनियन टेरिटरी के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह निर्धारित की जाती है कि कौन कौन से ऐसे वस्तु और सेवा हैं जिसे कम दर में रखा जाए या ज़्यादा में रखा जाए। 12 जून 2021 को जीएसटी काउंसिल के 44th मीटिंग हुई जिसमें इसने निर्णय लिया कि कोविड तथा जीवन रक्षक जितनी भी दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन है, वैक्सीन है, एम्बुलेंस है, इसकी दर को कम रखा जाए, इसकी दर को कम की जाए।
इसके अंतर्गत जो अभी चेंजेस हुए हैं उसमें ये है कि जो थर्मल स्कैनर है उसको 5% में रखा गया, वैक्सीनेशन को 5% जीएसटी में रखा गया, एम्बुलेंस जो पहले 28% पे था उसे 12% पे कर दिया गया। इसी तरह से ऑक्सीजन को पर जीएसटी 12% लगते थे उसे 5% में रखा गया, वेंटिलेटर को 12% से 5% पे रखा गया। तो ये समय समय पे चेंज होते रहते हैं। अगर हम देखें तो भारत में जीएसटी के द्वारा टोटल बजट का 15% योगदान होता है कलेक्शन में। बजट 2021-22 में जीएसटी के द्वारा कुल 5,15,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जो पिछले बजट की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले बजट में यह इसकी कलेक्शन 6.9 लाख करोड़ थी। जून 2021 में इसके डाटा को जारी किए गए और इसमें जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो लगभग 92,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। झारखंड में जो डेटा आए हैं दिसंबर में, उसमें इसकी कलेक्शन 2,000 करोड़ की है। तो इस कर को समझने के साथ साथ इसको सरल बनाने की ज़रूरत है और इसके माध्यम से गुड्स एंड सर्विस को इस प्रकार से तार्किकता के साथ लागू किया जाए जिससे कि लोगों को राहत मिले और राष्ट्र के विकास में इसका योगदान। धन्यवाद। जय हिंद।